नोमेनक्लेचर। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ द नोमेनक्लेचर, की कैसे बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर की हिस्ट्री स्टार्ट हुई और नोमेनक्लेचर की जो हिस्ट्री है वो क्या कहती है हमसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा बॉटनिकल नोमेनक्लेचर जो हमारा होता है, इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर, ICN, इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स। तो जो ICN है वही डिटरमाइन करता है कि नोमेनक्लेचर कोड के रूल क्या होंगे। और अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस एक संस्था है। ये जो इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस है वही जो है नोमेनक्लेचर रूल्स सबसे पहले लेकर के आई थी, जिसमें इस संस्था के अंतर्गत जितने भी बोटेनिकल वर्क से रिलेटेड वर्कर्स हैं या जो बॉटनिस्ट हैं यहाँ पर मिलते हैं इस कांग्रेस में, और मिल करके जो है नोमेनक्लेचर रूल्स, उसमें जो प्रॉब्लम आती है उसको डिस्कस करते हैं, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और उस रूल को जो भी चेंजेस आए, नए चेंजेस आए या जो पुराने रूल को लेकर के जो दिक्कत आ रही होती है उस दिक्कत को डिस्कस करते हैं और फाइनल उसका सॉल्यूशन लेके आते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि जो नोमेनक्लेचर है सबसे पहले कैरोलस लिनियस लेके आए थे। उन्होंने डिटेल से उसके रूट्स को बारे में डिस्कस किया था, लेकिन बहुत से लोगों ने उसको फॉलो नहीं किया था। तो नोमेनक्लेचर के रूल को लेकर के एक बैठक हुई इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस की 1867 में। जो सबसे पहली बैठक हुई थी 1867 में, और ये बैठक हुई थी पेरिस में। उस वक्त के जो 1867 में जो सबसे टॉप मोस्ट बॉटनिस्ट थे पूरे वर्ल्ड के, वो थे APD कैंडोले। उनका नाम था APD कैंडोले। उन्होंने ही जो है ये जो सभा बैठी थी इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस की, उसके वो चेयरमैन थे। और APD कैंडोले ने कैरोलस लिनियस की जो बुक थी उसको पढ़ा था और उसके आधार पर उन्होंने जो रूल्स बनाए, APD कैंडोले जो बॉटनिस्ट थे, उन्हीं रूल्स को डी कैंडोले रूल्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और 1867 में जब पेरिस में कांग्रेस बैठी इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस की, तो उसमें सबने डिस्कस किया कि नोमेनक्लेचर के रूल्स क्या होंगे। तो चूंकि APD कैंडोले खुद ही सबसे फेमस बॉटनिस्ट थे अपने टाइम के, उन्होंने अपने रूल्स बनाए थे फॉर नोमेनक्लेचर के, और इनके जो नोमेनक्लेचर के रूल थे वो लिनियस के रूल्स पर आधारित थे, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया था। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट रूल रहे हैं पेरिस कोड के, उसको हम लोग कोड बोलते हैं। कोड का मतलब ये है कि बॉटनिकल कोड में जो चेंजेस किए गए वो जिस जगह बॉटनिकल कांग्रेस का आयोजन किया गया तो उसके नाम पर रख दिया गया। जैसे कि सबसे पहला इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस पेरिस में हुआ 1867 में, तो उसको हम लोग कह देते हैं पेरिस कोड। पेरिस कोड का मतलब कि जो है पेरिस में जो इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस आई उसमें जो है क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट रूल रखा गया था वो था कि लिनियस को बॉटनिकल नोमेनक्लेचर का स्टार्टिंग पॉइंट माना जाएगा। ठीक है, यानी लिनियस ने 1753 में बुक लिखी थी स्पीसीज प्लांटेरम, और उसी स्पीसीज प्लांटेरम से ये माना जाएगा कि इस सन से जो प्लांट का नोमेनक्लेचर होगा वो बोटेनिकल नोमेनक्लेचर कोड के अकॉर्डिंग ही जो है फॉलो किया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग प्लांट्स के नेम या किसी टैक्सा का नाम दिया जाएगा। फिर इसी फर्स्ट कोड से ही जो पहला बॉटनिकल कांग्रेस हुआ था पेरिस में, इसी कांग्रेस के समय से ही रूल ऑफ प्रायोरिटी को जो है इंक्लूड किया गया था नोमेनक्लेचर में। रूल ऑफ प्रायोरिटी का मतलब कि जो करेक्ट नाम पहले पब्लिश करेगा उसी को हम वैलिड मानेंगे। बाद में अगर कोई नाम पब्लिश होगा तो उसको हम सिनोनिम कहेंगे। अगर बाई चांस नाम किसी ने पब्लिश कर दिया एक ही स्पीसीज के या एक ही प्लांट के, दो अलग अलग वर्कर ने नाम दिया, दोनों रूल्स के अकॉर्डिंग सही नाम है, तो किसको सही मानेंगे? तो जिसने पहले पब्लिश किया उसके नाम को हम लोग प्रायोरिटी देंगे या उसी को हम वैलिड नेम उसको हम मानेंगे। ठीक, तो इसको बोलते हैं रूल ऑफ प्रायोरिटी, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट रूल था फर्स्ट कोड का ये था कि लिनियस के 1753 में जब उन्होंने स्पीसीज प्लांटेरम
पब्लिश की थी तो उसको प्लांट नोमेनक्लेचर का स्टार्टिंग पॉइंट माना गया और रूल ऑफ प्रायोरिटी इंट्रोड्यूस की गई। लेकिन उस कांग्रेस में जो फर्स्ट इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस था उसमें अमेरिकन बॉटनिस्ट भी आए थे। अमेरिकन बॉटनिस्ट इस पेरिस कोड से सेटिस्फाइड नहीं हुए और उन्होंने एक नया कोड अपना बना लिया अलग से, अमेरिकन बॉटनिस्ट ने, जिसको कहा गया रोसेस्टर कोड। रोसेस्टर कोड उन्होंने 1892 में डेवलप किया और उन्होंने कहा कि अमेरिका के जितने बॉटनिस्ट हैं वो हम पेरिस कोड को नहीं फॉलो करेंगे, हम रोसेस्टर कोड को फॉलो करेंगे। और इसमें डिफरेंस क्या था कि रोसेस्टर कोड ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है ना, टाइपिफिकेशन। और दूसरा उसमें जो है इंपॉर्टेंट डिफरेंस था पेरिस कोड और रोसेस्टर कोड से ये था कि इन्होंने जो रूल्स ऑफ प्रायोरिटी है उसको स्ट्रिक्टली अप्लाई किया, चाहे भले ही उसमें टोटोनिम भी हो। टोटोनिम का मतलब होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया, कि जब स्पीसीज नेम और जीनस नेम सेम हो, जैसे नाजा, ठीक है ना, तो मोरस, जब स्पीसीज नेम भी मोरस, स्पीसीज नेम जीनस नेम भी मोरस और स्पीसीज नेम भी मोरस, तो इस तरह को हम लोग टोटोनिम बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि भले ही अगर किसी ने टोटोनिम दे दिया हो और उसने पहले पब्लिश कर दिया तो उस नाम को हम वैलिड मानेंगे। यानी अमेरिकन बॉटनिस्ट ने टोटोनिम को एक्सेप्ट कर लिया और इंट्रोड्यूस किया क्या कि कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप्स, टाइपिफिकेशन कॉन्सेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो बाकी इन सबसे डिफरेंट थे, लिनियस के रूल से और रूल ऑफ प्रायोरिटी से ये सब सेटिस्फाइड नहीं थे। इसका मतलब कि पहले इंटरनेशनल बॉटेनिकल कांग्रेस में ही डिफरेंस पैदा हो गया यूरोपियन बॉटनिस्ट में और अमेरिकन बॉटनिस्ट में। अमेरिकन बॉटनिस्ट ने अपना एक नया कोड सिस्टम चालू किया नोमेनक्लेचर। फिर आया वियना कोड। तो इसके बाद फिर अगली इंपॉर्टेंट बैठक जो हुई इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस की, वो वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। 1905 में 1905 में ये बैठक हुई और उसमें पेरिस कोड को रिप्लेस करके वियना कोड को लाया गया। अब वियना कोड में ये स्पष्ट कर दिया गया कि स्पीसीज प्लांटेरम में जो लिनियस ने बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के रूल स्टार्ट किए हैं, हम वहीं से स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करेंगे। दूसरा कि जो अमेरिकन बॉटनिस्ट का जो टोटोनिम वाला सिस्टम है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तीसरा कि जो लैटिन डायग्नोसिस है, मतलब आपने कोई स्पीसीज डिस्कवर की तो उस स्पीसीज को डिस्क्राइब करेंगे कि रूट कैसा है, उसका स्टेम कैसा है, लीफ कैसी है, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर कैरेक्टर्स एक्सेट्रा। तो जो भी आप डिस्क्रिप्शन करेंगे वो लैटिन में करेंगे, ठीक है ना, यानी पूरा जो लैंग्वेज होगा डिस्क्रिप्शन का लैंग्वेज वो लैटिन होगा। तो लैटिन डायग्नोसिस किसी भी न्यू स्पीसीज या टैक्सा के लिए एसेंशियल किया गया वियना कोड से। वियना कोड यानी 1905 से पहले लैटिन डायग्नोसिस एसेंशियल नहीं था। फिर क्या हुआ कि इंपॉर्टेंट फीचर था कि नॉमिना जेनेरिक कंजरवेंडा। नॉमिना कंजरवेंडा हमने आप लोगों को पहले बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी को जब स्ट्रिक्टली हम लोग फॉलो करते हैं तो उसमें कई प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि कुछ पॉपुलर जो प्लांट स्पीसीज हैं या प्लांट जेनरा हैं उनका नाम हमें बदलना पड़ जाएगा, और वो जो पॉपुलर नेम है वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। जैसे जिया मेज हमने आपको बताया था, तो जिया मेज हर कोई जानता है कि मक्के को कहते हैं, ट्रिटिकम एस्टिवम है ना, या लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम टमाटर। तो ये जो कॉमन नेम है पूरे वर्ल्ड में जो पॉपुलर है, प्रचलित है, हर कोई जानता है, अगर इसमें हम प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी लगाएं तो पूरा नाम चेंज करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए कहा गया है कि कुछ नाम ऐसे हैं जो भले ही प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी को वायोलेट करते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं, लेकिन फिर भी चलो हम उसको मान लेते हैं क्योंकि पॉपुलर बहुत है या इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। तो इसी चीज को उन्होंने नॉमिना जेनेरिक कंजरवेंडा में एक लिस्ट बनाई, इस टॉपिक से एक लिस्ट बनाई और उसमें ये बताया कि ये जेनेरिक नाम कंजर्व्ड रहेंगे भले ही वो प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी को वायलेट करते हैं। ठीक, फिर उसमें वियना कोड में एक चीज और रखी कि जो रूल ऑफ प्रायोरिटी है या प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी है, दैट इज विल बी द फंडामेंटल रूल, मतलब वो हमारा मूल रूल होगा।
जो प्रिंसिपल थे ना, 8 प्रिंसिपल आईसीबीएन के, वो उसी वक्त इंक्लूड किए गए, उसमें रूल ऑफ प्रायोरिटी इंक्लूड किया गया, लेकिन उसका एक्सेप्शन भी दिया गया। मतलब ये रूल ऑफ प्रायोरिटी तो फंडामेंटल है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, उसमें ये जीनस का नाम रूल ऑफ प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग नहीं फॉलो करते हुए उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जो वियना में कांग्रेस हुई 1905 में, उससे भी अमेरिकन बॉटनिस्ट संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपना दूसरा कोड चलाएंगे। तो जो नया कोड लेके आए उसको बोलते हैं अमेरिकन कोड। 1905 में वियना कोड आया। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि वियना कोड हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम एक नया सिस्टम चलाएंगे, अमेरिकन सिस्टम, वो 1907 में यानी 2 साल बाद नया जो है वो कॉन्सेप्ट लेके आया। उसमें हम जो अमेरिकन कोड था, उस कोड में उन्होंने कहा कि जो नॉमिना जेनेरिक कंजरवेंडा है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, ना ना ना, ना। हम स्ट्रिक्टली रूल ऑफ जो प्रायोरिटी है उसको फॉलो करेंगे। नॉमिना जेनेरिक कंजरवेंडा जो लिस्ट आप दे रहे हैं, इस लिस्ट को हम नहीं मानेंगे, फेक लिस्ट। दूसरा उनका डिफरेंस क्या था? दूसरा डिफरेंस ये था, यूरोपियन बॉटनिस्ट थे, कि उन्होंने जो लैटिन डायग्नोसिस वाला जो सिस्टम था, चूंकि लैटिन यूरोप की भाषा है, अमेरिका में तो अमेरिका की लैंग्वेज इंग्लिश ही है, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमें जो लैटिन नहीं आती है, हम जो है वो लैटिन डायग्नोसिस वाला सिस्टम हम नहीं करेंगे। हमने जो है जो स्पीसीज डिस्क्राइब कर दे इंग्लिश में, हम वही फॉलो करेंगे। तो अमेरिकन जो है उससे डिफरेंस रखते थे। कब तक डिफरेंस रहा हम आगे बताते हैं। यानी 1905 में जो इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस की बैठक हुई, उसमें जो रूल्स बने, उस रूल्स से अमेरिकन बॉटनिस्ट डिफर किए इन 2 प्रमुख बिंदुओं पर, कि हमने आपको बता दिया। फिर नेक्स्ट आता है कैम्ब्रिज कोड। 1930 में 5th बॉटनिकल कांग्रेस, मतलब बॉटनिकल कांग्रेस हर लगभग 6 साल पर आयोजित की जाती है। 1930 में 5वां बॉटनिकल कांग्रेस आयोजित किया गया। 5वें बॉटनिकल कांग्रेस, ये कैम्ब्रिज कोड के नाम से जाना जाता है। कैम्ब्रिज जो है इंग्लैंड में है ना, कैम्ब्रिज की बड़ी फेमस डिक्शनरी आती है। तो कैम्ब्रिज में यूनिवर्सिटी भी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो वहां पर उस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 5th इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस का आयोजन 1930 में किया गया। और उस कांग्रेस में सबसे पहली बार यूरोपियन और अमेरिकन बॉटनिस्ट के बीच में जो डिफरेंस था उसका सॉल्यूशन निकला, उस डिफरेंस को रिजॉल्व किया गया। और उसी वक्त से 1930 से ही जो इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस हुई वो ट्रूली इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस मानी गई। क्यों? क्योंकि तब उसको वर्ल्ड वाइड मान्यता मिल गई। अदरवाइज पहले क्या होता था, यूरोपियन बॉटनिस्ट और एशियन बॉटनिस्ट मिलके जो है कांग्रेस बनाते थे और उस पर रूल तैयार करते थे, लेकिन अमेरिकन उससे डिफर कर जाते थे। लेकिन कैम्ब्रिज कोड से यानी 1930 से कैम्ब्रिज में जो मीटिंग है उससे अमेरिकन बॉटनिस्ट भी एग्री कर गए कि चलिए ठीक है, अब से हम आपकी बात मानते हैं और पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस का जो रूल्स होगा नोमेनक्लेचर का या और जो भी रूल्स ये डेवलप करेंगे उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। और 1930 के बाद से लगभग हर 6 साल पर इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस की मीटिंग होती रही और उसमें जो जो चेंजेस किए जाते रहे वो पूरे वर्ल्ड में उसको बॉटनिस्ट उसको एक्सेप्ट करते गए और अपने अकॉर्डिंग उसको डेवलप करते चले गए। यानी कि ओवरऑल जो संस्था है नोमेनक्लेचर की, बॉटनिकल नोमेनक्लेचर की, वो आईसीएन, उस तब जो है आईसीबीएन कहा जाता था, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, पुराना नाम था आईसीबीएन। फिर अगर हम देखें लेटेस्ट तो 2011 में ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है मेलबोर्न। मेलबोर्न बड़ा क्रिकेट के लिए भी बड़ा फेमस है। मेलबोर्न क्रिकेट में अक्सर मैचेस होते हैं। तो वहां मेजर चेंज हुआ 2011 में इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। और ये जो मेलबोर्न कोड है वो 18वां बॉटनिकल कांग्रेस का सम्मेलन था। इसी मेलबोर्न कोड में सबसे पहले जो आईसीबीएन नाम था, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, उसको आईसीबीएन से आईसीएन में चेंज कर दिया गया। यानी कि इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स नाम बदल गया। दूसरा कि 1 जनवरी 2012 से इंग्लिश डायग्नोसिस अलाउ कर दिया गया। यानी कि अगर आप किसी नए स्पीसीज या नए टैक्सा का डिस्क्रिप्शन
इंग्लिश में करते हैं तो भी वो वैलिड है, अदरवाइज पहले केवल लैटिन डायग्नोसिस एक्सेप्ट किया जाता था, तो इंग्लिश डायग्नोसिस भी अलाउ कर दिया गया। आप चाहें इंग्लिश में कीजिए या उसको लैटिन में कीजिए, बोथ आर अलाउड। कब से? 1 जनवरी 1920 से। नेक्स्ट जो चेंजेज ये था कि टेक्स्ट प्रिंटेड इन पीडीएफ वर्जन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। पीडीएफ वर्जन आपको पता है टेक्स्ट का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, उसमें अगर कोई टेक्स्ट अगर आप अपने स्पीसीज को पब्लिश करते हैं तो पहले होता क्या था कि जब आपने मान लीजिए कोई नई स्पीसीज डेवलप की, स्पीसीज बनाई, उसका डिस्क्रिप्शन किया, लैटिन डायग्नोसिस किया, लैटिन डायग्नोसिस कराने के बाद उसको पब्लिश कराना पड़ता था किसी रिसर्च पेपर में या जर्नल में। तो जब वो जर्नल में पब्लिश होता तो उसकी रिप्रिंट की कॉपी आती थी, मतलब पब्लिश होकर आपका पेपर पब्लिश हो गया तो जो जर्नल होता था आपको आपके रिसर्च पेपर की कई कॉपी भेजता था, और आप क्या करते थे कि उस कॉपी को आप अलग अलग लाइब्रेरी में या अलग अलग बॉटनिकल इंस्टीट्यूट में भेजते थे कि भाई देखिए ये मेरा रिसर्च पेपर पब्लिश हो गया है, ये नया जीनस, ये नई स्पीसीज या जो भी आप नया डिस्कवर करते हैं वो भेजा जाता है। यानी कि आपका पब्लिकेशन तभी वैलिड होगा जब आप पब्लिश करा करके सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी भी आपकी थी। ठीक है, तो अब क्या हुआ 2012 से, या जो मेलबोर्न कोड हुआ उसमें ये डिसाइड कर लिया गया कि अगर आपका पब्लिकेशन पीडीएफ फॉर्म में भी है और उस पीडीएफ को आप मेल के थ्रू कहीं भेजते हैं तो उसको भी हम एक्सेप्ट करेंगे। इसके पहले तक प्रिंटेड फॉर्म ही अलाउड था, उसको वैलिड मानते थे, पीडीएफ फॉर्म को वैलिड नहीं मानते थे। फिर इसके बाद 2011 के बाद जो सबसे लेटेस्ट बॉटनिकल कांग्रेस की मीटिंग हुई वो 2017 में शेंजेन, चाइना में एक जगह है शेंजेन, वहां पर काफी चेंजेस हुए। दैट वाज द 19th बॉटनिकल कांग्रेस। जो लेटेस्ट बॉटनिकल कांग्रेस अभी तक हुई है, कुल 19 बॉटनिकल कांग्रेस की मीटिंग हुई और इसमें जो डिसीजन लिया गया नोमेनक्लेचर के ऊपर वो पब्लिश हुआ 26 जून 2018। ठीक, और इसमें जो है एल्गल और दूसरे प्लांट के नाम के फ्यूचर रजिस्ट्रेशन का एक फ्रेमवर्क तैयार किया है कि मतलब फ्यूचर में जो एल्गी और प्लांट्स के नाम दिए जाएंगे उसका नाम का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसा होगा उसके बारे में डिस्कस किया गया। और इसके साथ ही नोमेनक्लेचर ऑफ फंजाई का जो गवर्नेंस है यानी उसका जो रेगुलेशन है वो फंजाई यानी माइकोलॉजिस्ट वाले भी करेंगे और बॉटनिस्ट भी करेंगे। यानी कि क्या होता, इसीलिए इसको नाम अलग रखा गया नोमेनक्लेचर ऑफ फंजाई। पहले क्या था आईसीएन में, इसके पहले तक एल्गी फंजाई सब एक साथ रखा जाता था, लेकिन अब क्या किया गया कि 2011 से फंजाई और एल्गी को प्लांट से अलग कर दिया गया, लेकिन उस पर आधिपत्य, उस पर जो रूल बनाने का अधिकार था वो आईसीएन का ही रहा। तो जो माइकोलॉजिस्ट थे, क्योंकि बॉटनी में प्लांट्स हम लोग स्टडी करते हैं और प्लांट अलग किंगडम है और फंजाई अलग किंगडम है ना। 5 किंगडम सिस्टम जो विटेकर ने दिया था उसके अकॉर्डिंग प्लांट अलग किंगडम में आते हैं, फंजाई अलग किंगडम में आते हैं, क्योंकि प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक और फंजाई हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, वो कभी ऑटोट्रॉफिक नहीं होते हैं फंजाई। तो इस वजह से जो माइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा कि हम अपना नाम अलग डेवलप करेंगे फंजाई का नोमेनक्लेचर के हिसाब से। तो उसमें ये डिस्कशन के बाद ये फाइनल हुआ कि ठीक है नाम आप लोग रखेंगे, लेकिन जो नाम रखने का जो अधिकार होगा वो आप हमसे शेयर करेंगे, बॉटनिस्ट वाले भी उसके साथ शेयर करेंगे। तो शेयरिंग ऑफ गवर्नेंस ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ फंजाई ये जो है शेंजन कोड में जो है डिसाइड हुई, ये मेजर इसके आउटकम थे। अब आता है कि अब नेक्स्ट अगला बॉटनिकल कांग्रेस कहां पर होगा, तो जो अगला यानी 20th इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस है वो रियो डी जेनेरियो में होगा 2023 में। और रियो डी जेनेरियो जो है कहाँ पे है, ब्राजील में। रियो डी जेनेरियो में एक और बड़ा जो है अर्थ समिट हुआ था, है ना। अर्थ समिट फेमस था रियो डी जेनेरियो की वजह से, या रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट होने की वजह से ये नाम बड़ा पॉपुलर हुआ। तो शेंजन कोड आया 2017 में। अब शेंजन कोड के यानी 6 साल बाद 2023 में जो अगला इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस होगा 20th इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस, वो रियो डी जेनेरियो में होगा। अब उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस आते हैं, यानी कि आज से 2 साल बाद। तो ये है हमारी कुछ ब्रीफ हिस्ट्री इंटरनेशनल बॉटनिकल नोमेनक्लेचर को लेकर के। इसमें कहीं कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।
बहुत ईजी है। इससे क्वेश्चन एक आध जरूर आता है, जो मैंने आपको बताया। ऑब्जेक्टिव टाइप का अगर पेपर होगा तो उसमें से एक आध क्वेश्चन जो है इस कोड के हिस्ट्री से जरूर पूछ जाता है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को पिकअप किया।